जैसा कि हम अपने व्यूवर को बताना चाहेंगे कि हम लॉ फैकल्टी में मौजूद हैं और हम तृतीय वर्ष के छात्र हैं विधि संकाय के, और BHU में हम लोग 2020 में एडमिशन लिया हम लोगों ने, और साल अभी 2023 चल रहा है। हम लोग फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और हमारे साथ हमारे मित्र प्रियनंदन हैं और आशीष सिंह हैं हमारे बीच मौजूद हैं। ये हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि किस प्रकार से BHU में लॉ की स्टडी होती है और यहाँ के बच्चे किस प्रकार से स्टडी करते हैं और अपना कामयाबी हासिल करते हैं। तो हम सबसे पहले आशीष सिंह जी से जानना चाहेंगे कि उन्होंने लॉ फैकल्टी में एडमिशन क्यों लिया और उनका लॉ फैकल्टी में एडमिशन लेने के पीछे क्या मकसद था। देखिए, यहाँ पे आने का मतलब ये था कि यहाँ पे सुने थे कि क्लास बहुत अच्छा चलता है और प्रोफेसर भी बहुत यहाँ के अच्छा है, ठीक है। और क्लास यहाँ सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक चलता है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि इतना क्लास करने के बाद ये लगता है, कॉन्फिडेंस आने लगता है कि नहीं, मतलब तैयारी अच्छे से हो रही है और आगे जो भी हम लोग लिटिगेशन में या जुडिशरी में जाएंगे वो अच्छा कर पाएंगे। तो उसके करने के बाद फिर यदि हम लोग के पास टाइम मिलता है तो हम लोग हॉस्टल रखते हैं, डॉक्टर भगवान दास हॉस्टल रहते हैं। वहाँ पे जाते हैं शाम को कैंटीन में कुछ खा पी कर फिर हम लोग वहीं पढ़ते हैं या चले जाते हैं अपने साइबर लाइब्रेरी। साइबर लाइब्रेरी में क्या सुविधा है, 24 आवर लगभग खुला ही रहता है। वहाँ पे ऐसी सुविधा है और अपना बुक ले जाकर, और वहाँ पे डेस्कटॉप भी रखा हुआ है अपना, हम लोग ऑनलाइन या इस तरह भी हम लोग पढ़ सकते हैं वहाँ पे। आपने बात की साइबर लाइब्रेरी की और आपने बात की भगवान दास हॉस्टल की। हमारे व्यूअर ये जानना चाहते हैं कि भगवान दास हॉस्टल में विधि संकाय के LLB के विद्यार्थी किस प्रकार से रहते हैं और वहाँ का वातावरण किस प्रकार का है। वहाँ का वातावरण सर बहुत बढ़िया है और वहाँ पे 24 सबसे पहले आप ये बताएं कि भगवान दास हॉस्टल में क्या LLB के सारे विद्यार्थी रहते हैं या बहुत सारे विद्यार्थियों को बाहर रहना पड़ता है। नहीं, देखिए इसमें क्या सर कि सेकेंड ईयर के छात्र और थर्ड ईयर के छात्र रहते हैं। फर्स्ट ईयर के बच्चे, फर्स्ट ईयर मतलब फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे चाणक्य में रहते हैं। वहाँ पे सेकेंड ईयर के और थर्ड ईयर के बच्चे रहते हैं। आपने बताया कि भगवान दास हॉस्टल में सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बच्चे रहते हैं, तो दो फ्लोर वहाँ है। नीचे के फ्लोर पे थर्ड ईयर के बच्चे रहते हैं, ऊपर के फ्लोर पर सेकेंड ईयर के बच्चे रहते हैं। हमेशा चेंज होते रहते हैं क्योंकि जैसे हम लोग जब से आए हैं तब से नीचे रह रहे हैं, तो जब तक हम एक बार मिल जाता है तो मान लीजिए आपको ऊपर मिल गया तो आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर लगभग नीचे रहेंगे, मतलब सेकेंड ईयर थर्ड ईयर लगभग नीचे रहेंगे। हॉस्टल में रहने के साथ साथ आप अपने मेस की सुविधा के बारे में बताएं, प्लेग्राउंड की सुविधा के बारे में बताएं, वहाँ इंडोर गेम्स किस प्रकार से खेला जाता है उसके बारे में बताएं, और विद्यार्थियों के बीच में किस प्रकार से समन्वय की स्थिति रहती है उसके बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएं। देखिए, पहले आप पूछें पहले मेस के बारे में। तो मेस क्या है कि मेस में बहुत अच्छा खाना मिलता है हम लोग को, ठीक है। सुबह शाम मतलब 2 ही टाइम खाना मिलता है, और कैंटीन है। कैंटीन भी मतलब जिस टाइम हम लोग मान लीजिए सुबह 8 बजे पहले कुछ मिल जाता है और शाम को 4 बजे के बाद मिल जाता है। खाना भी सुबह मतलब सुबह आपका 12 बजे से मिलना शुरू होता है, 2 बजे तक चलता है। खाना में बहुत से 3 प्रकार की सब्जी है, 2-3 सलाद आपका है, दाल भी लगभग 2 है, चावल भी 2 फ्राई चावल और नॉर्मल चावल है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि BHU में खाने की सुविधा बहुत उत्तम क्वालिटी की होती है। यहाँ के मेस में एक चलन है कि यहाँ के मेस में बनाने वाले को लोगों को महाराज कहा जाता है, उनको काफ़ी इज्जत दी जाती है और वो लोग भी खाना विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छे बनाते हैं और बहुत मेहनत करते हैं हम विद्यार्थियों के लिए। तो आप हॉस्टल के प्लेग्राउंड के बारे में बताएं। प्लेग्राउंड इतना वहाँ का अच्छा है कि वहाँ पे हर प्रकार के वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन। आप अपने वार्डन के बारे में बताएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपके वार्डन JP राय काफ़ी सख्त मिजाज के व्यक्ति हैं, उनके बारे में थोड़ा आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। इतना अच्छा सर है कि हम लोग को इतना फैसिलिटी दी है कि इतना मतलब बाहर भीतर सब कुछ इतना साफ सुथरा रहता है कि मतलब यदि 10 मिनट के अंदर कुछ भी यदि गड़बड़ होता है, 10 मिनट के अंदर बनने वाला वहाँ पे यदि है कुछ भी मतलब गड़बड़ हो गया, साफ़ सुथरा नहीं रहा। फूल वहाँ इतना लगा है कि कहीं भी पूरे BHU में उतना फूल और बागवानी कहीं नहीं लगा हुआ जितना हम लोग के डॉक्टर भगवान दास हॉस्टल लगा हुआ है। आपका कहने का मतलब है JP राय स्वच्छता के परिचायक व्यक्ति हैं। यस सर। और अनुशासन प्रिय व्यक्ति हैं। अब आप हमारे व्यूअर्स को साइबर लाइब्रेरी के बारे में बताएं। आप BHU, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि BHU का लाइब्रेरी एशिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी है और यहाँ के विद्यार्थी जो अध्ययन में डूबे होते हैं वो सुबह से शाम तक लाइब्रेरी में रहते हैं और वहाँ काफ़ी सुविधाएं हैं, वाईफाई की सुविधाएं और पढ़ने की सुविधाएं वहाँ है। उसके बारे में हमारे आशीष सिंह जी बताएंगे। देखिए, साइबर लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं सर आप ना। साइबर लाइब्रेरी देखिए आपका लगभग सुबह मतलब 5 बजे से 8 बजे तक सिर्फ बंद रहता है। उसके बाद 8 बजे से बहुत बच्चे सुबह अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद सुबह जाते हैं 8 या 9 बजे, और रात को
7-8 बजे तक पढ़ के आते हैं, ठीक है ना। तो उसमें सर बहुत मतलब 24 आवर लगभग लाइट है, एसी है, ठीक है, और आपका वहाँ पे कंप्यूटर भी रखा हुआ है, तो आप फ्री का वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कोई आपको टोकने वाला नहीं वहाँ पे। अब आप हमें अपने डीन के बारे में बताएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर अजय कुमार जो विधि संकाय के डीन हैं, जो सीपीसी और हिंदू लॉ के काफ़ी अच्छे प्रोफेसर माने जाते हैं। कुछ चुनिंदा प्रोफेसरों में विश्व के भारत के कुछ चुनिंदा लॉ के हिंदू लॉ के प्रोफेसरों में अजय कुमार का नाम आता है। वह हमारे विधि संकाय के डीन हैं, उनके बारे में बताएंगे हमारे आशीष सिंह सर जी। वो बहुत अच्छा सर है, बहुत ही मतलब अच्छे से हम लोग को डील करते हैं, सीपीसी के बहुत अच्छे टीचर हैं वो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी अटेंडेंस को लेकर कुछ विद्यार्थियों को, करीब 71 विद्यार्थियों को डिटेन कर दिया गया जो 70% से कम अटेंडेंस थे। उसमें हमारे डीन अजय कुमार ने एक सख्त आदेश निकाला कि जो बच्चे क्लास नहीं करेंगे उनको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। इस पर आपका क्या कहना है? सर ये अच्छा चीज़ है, नहीं इस तरह नियम नहीं रहेगा तो लोग क्या है कि BHU और अदर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अंतर क्या रह जाएगा। इस बनारस में बहुत से कॉलेज हैं। आपका कहने का मतलब है कि BHU इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस के नाम से जाना जाता है, एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, तो उसकी प्रेस्टिजियसनेस को बरकरार रखने के लिए इस प्रकार का निर्णय लेना सही है। यस सर, बहुत सही है, अटेंडेंस रहना चाहिए। कंपलसरी होना चाहिए। अब आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि विधि संकाय को जज की फैक्ट्री कहा जाता है। यहाँ जज की तैयारी कैसे की जाती है और आप किस प्रकार से जज की तैयारी कर रहे हैं? जज की तैयारी देखिए, सुबह ही 9 बजे से आए हम लोग हैं और शाम को लगभग 4 बजे या 5 बजे लगभग क्लास करके जाते हैं। तो इतना हम लोग 5 से 6 घंटा पढ़ लेते हैं। तो मतलब घर पे मतलब रूम पे जाने के बाद थोड़ा सा कम पढ़ाई भी करते हैं तो काम हम लोग का चल जाता है, ठीक है। आपका कहने का मतलब है कि क्लासेस का चलना हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है और जब क्लासेस चलेंगी तो बच्चे यहाँ पढ़ेंगे ही, और जब प्रोफेसर्स के लेक्चर्स को सुनेंगे तो एग्ज़ाम के समय प्रिपरेशन करने में बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि पढ़े हुए चीज़ को दोहराना बहुत आसान होता है। और शायद इसीलिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के विद्यार्थियों को, यहाँ तक कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और देश के बड़े यूनिवर्सिटी के बच्चों को कोचिंग इंस्टीट्यूशन का सहारा लेना पड़ता है। राहुल IAS और अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेकर के पढ़ना पड़ता है, लेकिन BHU के विद्यार्थियों को सिर्फ क्लासरूम के नोट्स और क्लासरूम में पढ़े हुए लेक्चर्स के सहारे ही 1 ईयर में हम लोग जज की तैयारी कर सकते हैं, और बहुत सारे विद्यार्थी इसी प्रकार से करते हैं। अब हम अपने नए मित्र प्रियनंदन जी से मिलना चाहेंगे और व्यूअर्स को इनका परिचय कराना चाहेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रियनंदन जी एक सिंसियर विद्यार्थी हैं और इनका अटेंडेंस 90% से ऊपर रहता है। 99% अटेंडेंस रहने वाले हैं। प्रियनंदन जी एक रेगुलर छात्र हैं और हम इनसे इनका एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहेंगे। अब प्रियनंदन जी हमें ये बताएं कि हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि आप BHU में किस प्रकार से आए और BHU में आने के पीछे आपकी क्या मंशा थी? First of all, I want to correct the process. My attendance has fallen down and now it is 84%. So I am not achieving that benchmark right now. बस हम अपने व्यूअर को ये भी बता देना चाहेंगे कि प्रियनंदन जी का अटेंडेंस जो 84% गया, उसके पीछे भी एक कारण था कि इन्होंने इंटर्नशिप किया है और इन्होंने डालसा के तहत पिछले फरवरी में 22 दिन इन्होंने अटेंडेंस यहाँ लैप्स हुआ इनका, और इन्होंने कोर्ट में इंटर्नशिप किया है। That is okay. First of all, I want to share one kind of thing is that what kind of facility you will get in the BHU. Faculty of Law BHU, all of my friends have described it very well. The one thing that my friend has forget to mention about that is you and all of the friend and the batchmate, either you take admission in the LLB, BLLB, LLM, all kind of, even the PhD, you will get the subscription of the ACC online, and where you could access the judgments from the independence, even before the independence, the Queen Bench and the King Bench, all kind of judgment you will got in the ACC online, and further you also get the foreign judgment as well, and you could use that infrastructure ACC online that is accessible through the mobile and the laptop. That is very much important. जैसा कि आप बता रहे हैं कि लॉ फैकल्टी के विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए पढ़ाई के साथ साथ लाइब्रेरी के साथ साथ ACC ऑनलाइन जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहां से आप जजमेंट जानते हैं, रिसेंट जजमेंट को भी पढ़ते हैं, पुराने से पुराने ब्रिटिश टाइम के जजमेंट और जो भारत में यूज होने वाले जजमेंट हैं उनको भी देखते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो ये एक लॉ फैकल्टी का विद्यार्थियों के लिए
एक सप्रेम भेंट है। एसीसी ऑनलाइन का सब्सक्रिप्शन देना, जब तक वो यहाँ सेशन में है पिछले 3 साल उनको ये सुविधाएं यहाँ मिलती हैं। इसके अलावा एक और सब्सक्रिप्शन है फैकल्टी ऑफ लॉ का, मनुपात्रा का। मनुपात्रा भी वेल रिकॉग्नाइज्ड एक प्लेटफॉर्म है जिसके तहत आप केसेस को सर्च कर सकते हैं। दोनों प्लेटफॉर्म जैसे एसएससी ऑनलाइन एंड मनुपात्रा, दोनों प्लेटफॉर्म अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप लिटिगेशन में जाते हैं, इवन आप जुडिशरी में जाते हैं, तो आखिर जजमेंट को कैसे आप आर्गूमेंट बनाएंगे, किस जजमेंट को पुटअप करना है, किस जजमेंट को पुटअप नहीं करना है, ये सब चीज़ों को आप सीखते हैं एसएससी ऑनलाइन और मनुपात्रा के थ्रू। Along with that, there are also a subscription like Best Law and Just Law. And Best Law and Just Law is also very significant, but we didn't got the time to use that because there is a paucity of the time and we could not use that. जैसा कि हम अपने व्यूअर को बताना चाहेंगे कि लॉ फैकल्टी में सुबह के 9 बजे से शाम के 5 बजे तक क्लासेस चलती हैं। सुबह पूरा दिन यहाँ लॉ फैकल्टी में क्लासेस के बाद बच्चों के पास समय कम रह जाता है। समय के अभाव के कारण से वो ज़्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको यहाँ के क्लासेस का होमवर्क भी करना होता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लॉ फैकल्टी में प्रेजेंटेशन, वाइवा, असाइनमेंट, मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम, ये सब काफ़ी बड़े पैमाने पर लिया जाता है और विद्यार्थियों को इसमें पास होना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है आगे प्रमोट होने के लिए। तो इसके बारे में आप बताना चाहेंगे? I think when we passed one semester examination, then there is a notice of the other mid semester examination. It happened in the January. I think most of the friends are coming to take the class, but they got the notice of the mid sem examination. And further, even we had not celebrated this Holi. We got the notice from our Ken Sharma sir that we have to present ourselves in the presentation. So the continuity is there. The presentation, mid semester and the semester examination, all kind of things are continuously running. And you are very आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि प्रेजेंटेशन होने से बच्चों के विचार में और किस प्रकार से परिवर्तन आता है कि वो अच्छे से बोल पाए क्योंकि एक अच्छा फ्लुएंसी के साथ बोलना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है लॉ फील्ड वाले विद्यार्थियों के लिए। तो प्रेजेंटेशन किस प्रकार से मदद करता है फ्लुएंसी को बढ़ाने में? all kind of the thing like presentation and even the giving the semester examination, they are framed in such a manner to improve your skill, and presentation is the particular skill which is required you to present yourself in the case, and it is very much useful in the advocacy. We all know that. So जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रियनंदन भाई जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जैसे डिबेट कंपटीशन, स्पीच कंपटीशन में भी भाग लेते रहते हैं। तो हमारे व्यूअर्स को ये बताएंगे कि किस प्रकार से BHU में डिबेट कंपटीशन होता है और किस प्रकार से वो विद्यार्थियों के लिए मददगार साबित होता है। Recently there was a debate competition, and the debate competition was organized on behalf of the G20 summit, and in the faculty lounge there was a debate competition on the topic of the sustainable development, and I had also participated in that, and all of my friends had participated. I also secured an award on that. The debate competition, it is a regular phenomena in the faculty, and along with that I come to the presentation, because the presentation is the compulsory part of our curriculum, and in the presentation we improve our communication skill. We try to present ourselves in such a manner to impress the judges, to impress the audience, we can say that. In our classes, even in the copyright classes, even I remember the labor law, teacher uses to convince the student that present a case before the class. आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सभी विद्यार्थी 3 सेमेस्टर ऑनलाइन पढ़े, 3 सेमेस्टर ऑफलाइन पढ़े, और BHU का सिलेबस इस प्रकार से डिजाइन है कि पहले 3 सेमेस्टर में सारे मेजर है, जैसे CRPC, CPC, एविडेंस, IPC, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट सारे हो जाते हैं। आखिरी के 3 सेमेस्टर में लेबर लॉ, आपके कंपनी लॉ, ये सब जैसे कॉरपोरेट सेक्टर के जो सब्जेक्ट बच जाते हैं, ADR वगैरह वही पढ़ाए जाते हैं। तो आपने IPR वगैरह यहाँ पढ़ा, लेकिन मेजर एक्ट को ऑनलाइन मोड में पढ़ा, तो क्या परिवर्तन आप अपने स्टडी पर देखते हैं इस चीज़ का? I think I want to correct to the certain extent, like you had mentioned that the labor law is the corporate subject. I think labor law is not a corporate subject because they want to ensure the right of the labor. Okay, you can say that trade union can be the subject, but majorly the Industrial Dispute Act 1947, that is the mainly labor oriented, and we cannot say that it is a corporate law.
And you are mentioning the right thing that we had not get exposure. We got exposure, but we didn't got exposure to the much extent because of the online classes. Because we didn't get the exposure, even we didn't know about the we can say the library in the online classes. We didn't know about the where is the judgment, where are AIR manual or all kind of the thing. We didn't get exposure about that. That is okay. But after we come here and we learn about the various law, ADR you mention about the contract, special contract you mention about, and all kind of further law, the banking, insurance we have study here. A law, can you say that corporate oriented, but if you understand the law, okay, and you want to implement the law in a such a manner to benefit for the society, because law at least provide. आपने आखिरी सेमेस्टर में क्रिमिनोलॉजी, पेनोलॉजी, विक्टिमोलॉजी जैसे पेपर पढ़े जो कहीं ना कहीं समाज से आपको जोड़ता है। आप उसको किस प्रकार से अपने स्टडी, क्योंकि ये जुडिशियरी का कहीं सिलेबस रह नहीं जाता है, लेकिन एक क्रिमिनल लॉयर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होता है। आप किस प्रकार से क्रिमिनोलॉजी के समाज से जोड़ते हैं? Whole criminology paper, if you look at criminology, penology and the victimology, they are academically drafted. But if you look at from the perspective of the criminal, there is also a theory of conflict theory. Conflict theory, that means the crime is because of the state mentioned it as a crime. So they all subject create a kind of critical mindset in you. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि BHU अपने एमिनेंस के लिए जाना जाता है, अपने पढ़ाई के लिए जाना जाता है, अपने फैकल्टी के लिए जाना जाता है। यहाँ के प्रोफेसर विश्वविख्यात प्रोफेसर हैं, तो इन सभी चीज़ों के लिए BHU जाना जाता है। अब हम जानना चाहेंगे कि BHU में किस प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए जो नहीं मिल रही हैं, वो हम प्रियनंदन जी से जानना चाहेंगे। I think for the law student it is required that we should provide the opportunity to participate in the further moot competition, because we have to physically go to the other colleges and there is no funding for that, and this is the reason that many of the students and many of the friends are not inclined to go there, and there is very much fee. Even for the moot competition there are charges like I think 5,000 around. So due to the financial burden, we are not able to participate in the various competitions where we could perform very well. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि BHU के सिलेबस में प्लीडिंग, ड्राफ्टिंग, कन्वेंसिंग जैसे पेपर को भी पढ़ाया जाता है, पर उसको उस प्रकार से नहीं पढ़ाया जाता है जिस प्रकार से एक लॉयर को जानना चाहिए जो आपको लॉ फील्ड में मदद करे। तो ये कहीं ना कहीं एक लिटिगेशन में एक विद्यार्थियों को जाने में से कहीं ना कहीं रोकता है, कहीं ना कहीं एक अड़चन है जो एक लॉ फील्ड में एक लॉ स्टूडेंट्स को जानना चाहिए। प्लीडिंग, ड्राफ्टिंग हमारे सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस का हिस्सा है, लेकिन BHU में उस प्रकार से इसको पढ़ाया नहीं जाता है। बाकी के यूनिवर्सिटी में प्लीडिंग, ड्राफ्टिंग पर बहुत फोकस किया जाता है। You had rightly mentioned about the pleading and drafting. That is the missing aspect in this BHU law faculty, and I think the professors are very much not inclined towards that subject. That is the unfortunate thing with us. But along with that, we can say that the path is made by our professors, because professors recommend the advocates where you could learn that the pleading and drafting. I personally approaches the professors, and professor referred me one of the advocates, that is Anupam Dwivedi, where I learned the drafting, and recently I had also drafted a kind of letter for them. जैसा कि हम अपने व्यूअर को बताना चाहेंगे कि प्रियनंदन जी जब से लॉ फैकल्टी में आए हैं, ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हैं, तब से लगातार कोर्ट भी जा रहे हैं, वहाँ प्लीडिंग, ड्राफ्ट भी केस को करते हैं, केस को पढ़ते हैं, समझते हैं, और यह काफ़ी कोर्ट में भी एक्टिव रहते हैं और रिसेंट जजमेंट से भी एक्टिव रहते हैं। और आप अपने साथियों को किस प्रकार का सुझाव देना चाहेंगे इस संदर्भ में? लॉ, इफ़ यू वांट टू लर्न द लॉ, you have to understand the theme of the law. That means you understand that why the law has been framed. Law has been framed for understand what are the we can say the mischiefs, to suppress the mischief. I think there was in the interpretation there was a quote there, to suppress the mischief, and for that the law has been made, and enhance the remedy. That is the right word, to suppress the mischief and enhance the remedy. धन्यवाद प्रियनंदन जी।